हाँ जी, तो क्या हाल चाल है। आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया है। एज यू हैव सीन द टाइटल, हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ द आईआईटी जेईई 2023 जियोलॉजी पेपर। अच्छा, इस पेपर में जो आंसर की आई है उस आंसर की के हिसाब से 2-3 क्वेश्चंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, वो मैं आपको डिस्कस भी कर दूंगा। और 1-2 क्वेश्चंस के मैंने आपको रेफरेंस भी प्रोवाइड कर दिए हैं टेलीग्राम पे, तो उसको भी एक बार आप चेक कर लें अगर आपको उस क्वेश्चन को चैलेंज करना है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि हॉलैंडाइट जो है वो किसका और मिनरल है। तो अपने को सिंपल पता है कि भाई साहब हॉलैंडाइट जो है वो आपका मैंगनीज का और मिनरल है। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी गणित नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो स्पिनल टू प्रोस्काइट ट्रांसफॉर्मेशन होता है या ट्रांजिशन होता है मिनरल्स का, वो कहाँ पे होता है। तो आप देखेंगे कि प्लेजियोक्लेज है ना, जैसे वो अपने डेप्थ के हिसाब से होता है, तो लास्ट में जाकर के आपका जो स्पिनल है वो प्रोस्काइट में चेंज होता है ना, और वो होता है आपका अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जनरल जियोलॉजी में पढ़ाई हुई भी है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन सी वुड बी और करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि यार जो यूनिफॉर्म टेक्सचर दिया हुआ है ना, एक बेसिक ये बोल रहा है कि यूनिफॉर्म शेप है और इसमें इंटरग्रोथ है एल्कली फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज का। अब हमने ये पढ़ा हुआ है इग्नेस पेट्रोलॉजी में, टेक्सचर में मैंने आपको पढ़ाया था यूटेटिक पॉइंट पे जो क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो उसमें के फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज या ऑर्थोक्लेज और क्वार्ट्ज के बीच में इंटरग्रोथ होती है, और उस इंटरग्रोथ वाले टेक्सचर को अपन क्या बोलते हैं, ग्राफिक टेक्सचर बोलते हैं, और माइक्रोस्कोपिक साइज का तो ग्रेनोफारिक टेक्सचर बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी वुड बी और करेक्ट आंसर। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आप हल्का सा भी इग्नेस पेट्रोलॉजी के लेक्चर ढंग से देख के गए हो तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछ रहा है कि आपको पेलेटिक रॉक दी हुई है और उस पेलेटिक रॉक के अंदर मिनरल असेंबलेज दिया हुआ है, कोर्डेराइट दिया हुआ है, गार्नेट दिया हुआ है, के फेल्डस्पार दिया हुआ है और सिल्वरनाइट दिया हुआ है। अब आप याद करो, मैंने आपको ग्रेनुलाइट फेसिस में बताया था कि अगर पेलेटिक प्रोटोलिथ है तो उसके अंदर आपको के फेल्डस्पार डेवलप हो सकता है ग्रेनुलाइट फेसिस के अंदर, ये मैंने आपको करवाया हुआ है ना। तो इसका सिंपल आंसर है ग्रेनुलाइट, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा डैम है जो अपने खुद के वेट से ही रेजिस्ट करता है सारे सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को। तो ग्रेविटी ही है जो अपना वजन जो है वो खुद ढोती है और सारा का सारा जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा होता है वो संभाल लेती है। ठीक है, तो ऐसा अपने पास में बहुत ज़्यादा डैम है नहीं, एक ही है ना, कौन सा है, ग्रेविटी डैम। तो ये सिंपल आंसर है, इंजीनियरिंग जियोलॉजी में आपको ये करवाया हुआ है। फिर आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट ए फ्रेमवर्क सिलिकेट। फ्रेमवर्क सिलिकेट का मतलब क्या है, टेक्टोसिलिकेट नहीं है ना। ये सिलिकेट स्ट्रक्चर में मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ में लिखवाया हुआ है ना, कि जिसमें आपका जियोलाइट भी टेक्टोसिलिकेट में आता है, फेल्डस्पार भी आता है, क्वार्ट्ज भी आता है। तो एक बचा ऑप्शन सिर्फ अपना क्लोराइट, तो क्लोराइट आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। मतलब क्वेश्चन जो पूछा है उसके हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपसे फिर आगे पूछा है कि क्रिस्टल थिकनेस जो है वो मैक्सिमम कब होती है। अब आपको ये पूरा का पूरा जनरल जियोलॉजी में कराया हुआ है प्लेट टेक्टोनिक्स में कि क्रिस्टल थिकनिंग थिनिंग सबसे कम कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, है ना। तो इसका सिंपल आंसर है जब कन्वर्जेंट 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 बाउंड्री होती है उस टाइम पे आपका, या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है उस टाइम पे आपकी जो क्रिस्टल थिकनेस है वो सबसे मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और फिर आपसे पूछा है कि भाई साहब ये क्वेश्चन जो है ये नेट का क्वेश्चन है, ये गेट का क्वेश्चन है, ये जेम में कैसे पूछ लिया मेरे समझ से परे है, बट पूछ लिया तो पूछ लिया। यहाँ पे एक फिनोमेना होता है वेव रिफ्रैक्शन करके, ठीक है, और वेव रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि ओशनिक वेव्स होती हैं, दे बेंड देमसेल्फ इन सच अ मैनर दैट दे विल गेट पैरेलल टू दी शोर लाइन। ठीक है, तो इस तरह का जो करंट होता है वो आपका होता है लॉन्ग शोर करंट। ये मेरे ओशनोग्राफी के लेक्चर में आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ओशनिक वेव जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ तो इसमें ये पढ़ाया जाता है। चलिए फिर आपका क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से थेरोपोड कौन सा है। थेरोपोड का मतलब है बाइपेडल, है ना। अब ये क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताऊंगा एक दो चीज़ें। बाइपेडल का मतलब क्या है, जो दो पैरों पे चलता है। दो पैरों पे तो राजा ही चलता है भाई साहब, तो अपना आंसर क्या है, राजासोरस। अब ये जो है ये आपके डायनासोर से क्वेश्चन आया। डायनासोर आपके आईआईटी जेईई के सिलेबस में नहीं है, तो अगर आप चाहो तो बड़े ही सलीके से इसको चैलेंज कर सकते हो कि दिस क्वेश्चन इज बीइंग फ्रेम्ड आउट ऑफ द सिलेबस ऑफ आईआईटी जेईई जियोलॉजी। सो या तो ये हो कि मार्क्स टू ऑल दिया जाए या फिर इस क्वेश्चन को डिलीट किया जाए। तो तुम एक कोशिश कर सकते हो, मुझे लग नहीं रहा है कि वो हटाएंगे इसको, बट एक कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है ना। तो हो सकता है कि आप अगर इसको करके और गलत हो गया हो, है ना, तो बात अलग है, चैलेंज कर सकते हो। और आप कर गए और आपका सही हो गया तो आप तो ही जाओगे कि नहीं ना मास्टर ये गलत बात मत कर, मेरा सही हुआ है, क्यों मरवाना चाह रहा है। ठीक है, तो
उस हिसाब से देख लेना भाई कि चैलेंज करना है कि नहीं करना। हालांकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिलेबस में होता तो ये आपको डायनासोर पढ़ाया भी जाता, ठीक है। चलिए आगे देखो, स्पीति सेल कब डिपॉजिट हुई, अपने को सबको पता है मीसोजोइक्स में डिपॉजिट हुई थी, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि जेंटली स्लोपिंग वोल्केनिक लैंडफॉर्म जो रिजल्ट होता है वो कौन से टाइप के बेसाल्टिक लावा से होता है। मतलब बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब जो जेंटल होता है शील्ड उसी के पास होती है, कैप्टन अमेरिका अपने पास में, ठीक है। तो अपना जो शील्ड वोल्केनो है वो इसका आंसर है ना, जेंटल होता है, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर अपना क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि मैग्नेटिक पोलैरिटी जो है, यह आपको जनरल जियोलॉजी में बहुत तरीके से पढ़ाया हुआ है। जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ाया हुआ था उसमें आपको ये बताया था कि ये मैग्नेटिक पोलैरिटी की अलग अलग स्केल्स हैं, जिसमें सबसे जो रिसेंट है या करंट जो चल रहा है वो आपका ब्रूनार्स है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है कि सिस्मोग्राफ या सिस्मोग्राफ में अर्थक्वेक के बाद में जो टाइम ट्रेवल होकर के जब सिस्मिक वेव्स आएंगी तो सबसे पहले कौन सी आएगी। तो सबसे पहले पी वेव आती है, फिर एस वेव आती है, फिर आपकी एल वेव आती है, फिर आपकी रेले वेव्स आती हैं। तो आपका पी वेव, एस वेव, लव वेव एंड रेले वेव। तो ऐसा कोई ऑप्शन अपने पास में है क्या? अपने पास में पी वेव, एस वेव, लव वेव, रेले। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया आपका? अच्छा 14 में आ गए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो आपसे क्या पूछा है, मैच द फॉलोइंग टाइप के लिए पूछा है इसने, है ना। तो मैच द फॉलोइंग में अपने को पता है कि भाई साहब विंड जो है वो एयरडांग बनाएगी, अपने को मालूम है ना। और इसमें आपका जो ग्राउंड वाटर है वो डुलाइन बनाएगा, ये भी अपने को मालूम है। फिर अपने को पता है कि जो ग्लेशियर है वो क्या बनाएगा, ड्रमलिन बनाएगा, है ना। तो ये भी अपने को मालूम है। और तो बचा क्या, रिवर के लिए तो बैक स्वाइम पे बचा सिर्फ, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? P2, Q3, R4, S1। ऐसा कोई ऑप्शन अपने को मिल रहा है क्या इसमें? ये रहा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि कौन सी जो है इनमें से एक मैकेनिज्म नहीं है बेड लोड सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट के लिए रिवर चैनल में। तो स्लाइडिंग, रोलिंग, साल्टेशन, ये तो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है, ये आपको जियोमॉर्फोलॉजी में कराया वो अभी है। कैविटेशन जो है वो इसमें सही आंसर नहीं है, ठीक है। अब कैविटेशन होता क्या है, किस बारे में है, कहाँ पे होता है, कैसे होता है, वो आपको जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। ये एक फंडामेंटल कंडीशन है सिंपल, कि आपको क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि स्ट्रेटम कंटूर की वैल्यू x दी हुई है और टोपोग्राफिक कंटूर की वैल्यू दी हुई है t, और पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन जो है वो ट्रू होगा तब जब आउटक्रॉप जो आपका बेड है आउटक्रॉप का वो टोपोग्राफिक सरफेस पे आए। तो सिंपल है कि जब स्ट्रेटम कंटूर और टोपोग्राफिक कंटूर की वैल्यू बराबर होती है तभी आपका वो टोपोग्राफिक सरफेस पे दिखता है ना। तो ये सिंपल है, t = x। ये आपको स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में करवाया गया होगा, आई एम वेरी श्योर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 कि एज पर रामसे क्लासिफिकेशन मैक्सिमम थिकनिंग ऑफ फोल्ड हिंज एंड मैक्सिमम थिनिंग ऑफ फोल्ड लिम्स ऑब्जर्व। तो ये तो क्लास 3 का करेक्टरिस्टिक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी आपको रामसे क्लासिफिकेशन में करवाया गया होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ हिंज इन ए मोनोक्लाइन। तो मोनोक्लाइन के अंदर कितनी हिंज होती हैं? 2 हिंज होती हैं, है ना। आपको ये डायग्राम भी करवाया गया है ना, इस तरह से जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो आपसे। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है कि गोंडवाना फ्लोरा में ये कौन सा सीड है। तो अभी तो आंसर मुझे ये पता है कि इसका आंसर जो है कोर्डियोकार्पस है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे अगर आपको एग्जाम हॉल में जैसे इस तरह की क्वेश्चंस में क्या होता है कि श्योरिटी नहीं होता, तो बेटर टू लीव दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए फिर आगे देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास में कितनी बार पढ़ाया गया है। मतलब गैस्ट्रोपोड में चीख के मैंने बताया है कि भाई साहब प्लेनोर्बिस और फाइजा ही गैस्ट्रोपोड में 2 ऐसे हैं जिनके अंदर सिनिस्टल कॉइलिंग है, उल्टी है ना, उल्टे चलते हैं ये। तो ये फाइजा हो गया। चलो 21 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इम्प्लेस्ड इन द न्यू प्रोटोजोइक। तो एरिन पुराग्रेनाइट पोस्ट डेली इंट्रूजन्स के बारे में बताता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारे ओल्डर हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन से ग्रुप के अंदर कौन सी फॉर्मेशन मिलेगी। तो पापागानी ग्रुप के अंदर वेम्पेले फॉर्मेशन मिलती है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और शिवालिक के अंदर कौन सा मिलेगा, यहाँ पे कमलियाल चिंजी नागरी धोक पठान। तो शिवालिक के अंदर आपको नागरी मिलेगा। फिर उत्तातुर बचा, उत्तातुर के अंदर कराई फॉर्मेशन मिलता है, सैमरी के अंदर कजराट फॉर्मेशन मिलता है ना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक बैठ रहा है देख लो आराम से, उसी हिसाब से मैच कर लो। पापागानी के अंदर आपको वेम्पेले मिलेगा, उत्तातुर के अंदर आपको कराई फॉर्मेशन मिलेगा, शिवालिक के अंदर आपको नागरी मिलेगा और सैमरी के अंदर आपको कजराट मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है इसमें देखो, P3 जा रहा है और Q4 जा रहा है, P3 Q4,
P3Q4 एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर फॉर दैट, ठीक है। तो ये कर लो आराम से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है रोटो इन्वर्जन में। अपने को पता है कि ये जो है वो कभी भी आपको नहीं देगा, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपर सॉल्यूशन आपको 32 क्रिस्टल क्लास के लेक्चर में वैसे भी बताई हुई हैं, सारी सिमेट्री एलिमेंट्स और उनके ऑपरेशंस के बारे में बताया हुआ है। तो आई वुड नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस, क्योंकि मुझे NAT आपको सारे सोल्व करवाने हैं। तो मैं ये जो MCQ और MSQ वगैरह है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं डालूंगा, क्योंकि वहीं पर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। अब 24 दिया हुआ आपको, ये आपको प्लूटोनिक रिंग्स रॉक दी हुई जिसमें 50% OPX है और 45% ओलिविन है, मतलब ये पेरिडोडाइट है ना, पेरिडोडाइट है। तो इसमें आंसर जो है आपका ट्रोक्टोलाइट और नोराइट तो नहीं हो सकता। अब अपने को पता है कि हर्ट्ज़बर्गाइट के अंदर OPX ज़्यादा होता है, और जो आपका ये वेरलाइट होता है, वेरलाइट के अंदर आपका CPX ज़्यादा होता है। तो OPX यहाँ पे 50% के आसपास दिया होता है, अनडाउटेडली अपना आंसर जो है हर्ट्ज़बर्गाइट होगा। ये आप ये वाला जो डायग्राम है उसमें भी मैंने आपको कराया, ये ओलिविन है, ये OPX है, ये CPX है, ये डूनाइट में चला जाएगा। यहाँ पे 40% पेरिडोलाइट का करेक्टरिस्टिक ये आपका, ये लैर्जोलाइट है, ये हर्ट्ज़बर्गाइट है, ये वेरलाइट है, और ये यहाँ पे वेबस्टराइट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको IGS क्लासिफिकेशन मैंने करवाया हुआ है इग्निस पेट्रोलॉजी में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आराम से होना चाहिए था, मतलब इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी। फिर आप देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेडिमेंट ग्रेविटी फ्लो। सेडिमेंट ग्रेविटी फ्लो में ये आपका जैसे कोहेसिव डेब्रिज फ्लो है, ये ग्रेविटी ट्रिगर करता है, टर्बिडिटी भी ग्रेविटी करता है, मड फ्लो भी जो है वो आपका ग्रेविटी ट्रिगर करता है। हिप्पोपिकनल जो फ्लो होता है ये डेंसिटी कंट्रास्ट की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? डेंसिटी कंट्रास्ट की वजह से, है ना। पिकनल जो वर्ड ही है वो डेंसिटी को बताता है, तो ये आपका हिप्पोपिकनल जो है ये आपका डेंसिटी ग्रेविटी फ्लो नहीं होगा। फिर आपका 26 बोल रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है। आपको बेसाल्टिक मेल्ट दिया हुआ है ना, और बेसाल्टिक मेल्ट में आपसे क्या पूछ रहा है कि पहले जो क्रिस्टलाइज होने वाले पेयर्स हैं वो कौन से होंगे। अगर आपको सिंपल मिनरल पूछ रहा होता तो आप सिंपल ओलिविन बोल देते, फॉस्फोराइट बोल देते, लेकिन आपको पेयर बोला है। तो अपने को पता है कि बेसाल्ट के अंदर जो डोमिनेटली अपने पास में क्या है, फेल्सपार, स्पेसिफिकली प्लेजियोक्लेस फेल्सपार प्लस पायरोक्सिन, और पायरोक्सिन में भी कौन सा, OPX वाला अर्ली फॉर्म्ड क्रिस्टल्स में, और प्लेजियोक्लेस में भी कौन सा, कैल्शियम रिच वाला, है ना। तो यहाँ पे फॉस्फोराइट इतना हाई टेम्परेचर बनेगा, अल्बाइट इतने लो टेम्परेचर पे बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है। बायोटाइट बनेगा नहीं, तो ये पॉसिबल वैसे नहीं है। एंस्टेटाइट और एंस्टेटाइट आपका Mg2Si2O6 है, और बायोटोनाइट जो है आपका कैल्सिक रिच प्लेजियोक्लेस है, तो ये पॉसिबल है। फॉस्फोराइट और क्वार्ट्ज तो सिलिकॉन नॉर्मेटिव में ही फिट नहीं होते, तो ये साथ में बनेंगे कैसे। तो आपका ऑप्शन सी ही जो है वो आपका क्या है, बेस्ट सूटेबल है, ठीक है। फिर आपसे पूछा है 27 में मैच द फॉलोइंग में, आपसे पूछा है कि भाई कहाँ पे क्या क्या मिलेगा। तो तोसाम के अंदर तो टिन मिलता है ना, मलाजखंड के अंदर कॉपर मिलता है ना, और भूकिया के अंदर आपको क्या मिलेगा भाई, भूकिया और तुमालपल्ले जो है वो किसके लिए फेमस हुआ था, आपको अगर याद आ रहा है तो तुमालपल्ले जो है वो आपका फेमस हुआ था यूरेनियम ओर के लिए, है ना। तो तुमालपल्ले जो है वो आपका यूरेनियम में चला जाएगा। तो अब देख लो आपका P4 जा रहा है, Q1 जा रहा है, R जो है वो भूकिया जो है गोल्ड के लिए जाना जाता है ना, और S जो है वो आपका टिन के लिए जाता है। तो समझो वो टिन के लिए हो जाएगा, तो सिंपल क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा। तो P4 Q1 R2 S3, ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है क्या अपने पास में, P4 Q1 P4 Q1, ये रहा ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 को। इसमें आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बेंडेड आयरन फॉर्मेशन जो है वो केमोजेनिक ओरिजिन है, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें चर्ट और जो आपके हेमेटाइट वाला है वो आपके क्या है, साइमल्टेनियसली डिपॉजिट हो जाते हैं, तो केमिकल प्रेसिपिटेटेड हैं, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और ये क्योंकि MCQ है तो ये अपना एक ऑप्शन अपने को करेक्ट मिल गया, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी की जो प्रोसेस है वो कोई मेटामॉर्फिक प्रोसेस से होता है, कोई हाइड्रोथर्मल प्रोसेस से होता है, वो सारा कुछ चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें बेसिक आप ये चीज़ ध्यान में रखना है कि भाई बेंडेड आयरन फॉर्मेशन जो है केमिकल प्रेसिपिटेटेड रिजल्टेंट रॉक है, तो केमोग्राफिक ओरिजिन सिंपल हो जाएगा, है ना। और ये मैंने आपको ऑर्थोकेमिकल कंपोनेंट और एलोकेमिकल कंपोनेंट जब लाइमस्टोन के क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि सिलिका कब प्रेसिपिटेट होगा, है ना, हेमेटाइट कब प्रेसिपिटेट होगा, कैल्साइट कब प्रेसिपिटेट होगा, CCD क्या है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई हैं। और ये इकोनॉमिक जियोलॉजी का है, वैसे भी आपको प्रोसेसेस में बताया हुआ कि BIF का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। चल
फिर आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज करेक्ट। हाँ, तो ये जैसे ग्राउंड वाटर रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ, गलत है, ये ग्लेशियर में आएगा। precipitation रेट ग्रेटर देन इन्फिल्ट्रेशन रेट इज नेसेसरी कंडीशन टू जनरेट सरफेस रन ऑफ, ये बिल्कुल सही बात है। फिर ऑल precipitation फॉलिंग ऑन द लैंड फाइनली एंड्स अप एज ग्राउंड वाटर, ये जरूरी नहीं है। फिर आपको क्या हुआ, ग्राउंड वाटर फ्लो इन कर्व्ड एंड कॉन्केव अपवर्ड पाथ, ये भी हेट्रोजेनिटी के केस में होता है। जब आपके अलग अलग परमेबिलिटी के सब सरफेस रॉक्स होती हैं तो आपका जो ग्राउंड वाटर है, और स्पेसिफिकली जहाँ पे रिचार्ज होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, वहाँ पे आपका कर्व्ड एंड कॉन्केव अपवर्ड पाथ ही जनरेट होता है, डोम से वहाँ पे क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान में देंगे कि ये स्टेटमेंट भी ठीक है और ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ठीक है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों ठीक हैं इसमें। अब इसमें ये क्वेश्चन जो है वो आपका MCQ टाइप का है ना। अब MCQ टाइप में क्या होता है कि आपको सही आंसर तो एक ही देना है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब वहाँ पे आप कैसे डिफाइन समझोगे कि यार, और दोनों ही कंडीशनल है ना, दोनों ही कंडीशन बेस्ड है। ये भी कंडीशनल बेस्ड कंडीशन है और ये भी आपका कंडीशन बेस्ड है ना। कंडीशन बेस्ड मतलब कि ये सिर्फ कंडीशन नहीं है, इसके लिए और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे आपका होमोजेनियस मटेरियल नहीं होना चाहिए, रिचार्ज कहीं पे हो रहा हो, है ना। और यहाँ पे भी ग्राउंड सेचुरेशन की बात होती है कि प्रेसिपिटेशन तो बहुत हो रहा है लेकिन ग्राउंड इज ऑलरेडी सेचुरेटेड, है ना। तो इनफिल्ट्रेशन हो ही नहीं पाएगा, इनफिल्ट्रेशन हो नहीं पाएगा तो सारा का सारा सरफेस रन ऑफ में क्रिएट हो जाएगा। अब मान लो कि ग्राउंड का जो सेचुरेशन वैल्यू वो बहुत हाई है, मतलब प्रेसिपिटेशन होता जा रहा है, इनफिल्ट्रेशन होता जा रहा है, तो सरफेस रन ऑफ होगा नहीं। तो ग्राउंड के अंदर या जो आपके सरफेस सॉइल है उसका सेचुरेशन पॉइंट कितना है, मतलब वो कितना पोर स्पेस को रखी हुई है अपने अंदर कि वॉल्यूम ऑफ वाटर को अकोमोडेट कर सके। तो दोनों ही कंडीशनल बेस्ड हैं, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और दोनों के लिए मैंने आपको इनफ रेफरेंसेस प्रोवाइड करे हैं टेलीग्राम में। तो अगर आप ये करके आए हो तो आपका सही है आंसर, और आप ये करके आए हो तो भी आपका आंसर सही है। लेकिन आंसर की में शायद उन्होंने आंसर डी दिया है ना। तो अब इसको आप चैलेंज करना चाहो तो बहुत आराम से सुकून से चैलेंज कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों के लिए आपको, दोनों ही ऑप्शंस के लिए आपके पास में इनफ रेफरेंसेज हैं, ठीक है। फिर आपका देखो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है कि कौन सा माइनिंग एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। अब आपका जैसे रामपुर आगुचा है, तो रामपुर आगुचा जो है वो आपका लेड जिंक के लिए जाना जाता है, ठीक है। रामपुर आगुचा में आप देखेंगे कि वन ऑफ द बेस्ट ग्रेड ऑफ लेड जिंक मिलता है, मतलब वहाँ पे। तो अब बाकी का जो है नड़वा पहाड़ है, जादूगढ़ा है, तो ये आपका यूरेनियम से रिलेटेड है ना। तो एनर्जी प्रोडक्शन का मतलब आपका यूरेनियम है ना, जिससे आप न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह बना रहे हैं। तो सिर्फ रामपुर आगुचा ही ऐसा है जो आपका लेड जिंक के लिए जाना था, वहाँ पे यूरेनियम की संभावनाएं अभी तो नहीं है ना। आने वाले टाइम में एक्सप्लोरेशन होकर के वो कुछ निकल जाए तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल तो नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर आपका इसमें रामपुर आगुचा होगा। फिर आप देखेंगे ये आपका आ गया MSQ टाइप का, जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। तो एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस डू लिग्नाइट डिपोजिट्स अकर इन इंडिया, तो जो आपका लिग्नाइट है वो आपका बाड़मेर में मिलता है और नेवेली में मिलता है। रानीगंज और सिंगरौली में आपको बिटुमनस मिलता है। तो आपका ऑप्शन सी और डी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्यून्स प्राइमरली बाय यूनिडायरेक्शनल विंड, तो यूनिडायरेक्शनल विंड में आपके कौन कौन से आते हैं, बरखांस आते हैं, सही बात है, पैराबोलिक आते हैं, सही बात है, लेकिन लीनियर नहीं, लीनियर जो है वो बाई डायरेक्शनल है, और स्टार डून्स है ये तो मल्टी डायरेक्शनल है। तो आपका ऑप्शन बी एंड सी वुड बी द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 33 में आपको दिया हुआ है कि भाई इतना रेक है, ये आपका डिप डायरेक्शन है, ये फॉल्ट प्लेन है, ये तो कुछ चीज़ें आपको दी हुई हैं। अब इसमें एक चीज़ आप एकदम से क्लियर हो सकते हो कि रेक जो है 90 डिग्री है तो ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट तो नहीं होगा, ठीक है। डिप कंपोनेंट है तो डिप स्लिप होगा ही होगा। अब डिप स्लिप कंपोनेंट है तो वो नॉर्मल फॉल्ट भी हो सकता है और रिवर्स फॉल्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी भी ठीक है, ऑप्शन सी भी ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो गलत होगा। तो इसमें ए और बी और सी यहाँ पे ठीक हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 34 है कि आपसे पूछ रहा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स रिमेन्स इज आर स्टडी इग्नोलॉजी। तो इग्नोलॉजी में अपन क्या पढ़ते हैं, ट्रेस फॉसिल्स ही तो पढ़ते हैं, इग्नो फॉसिल बोलते हैं इनको अपन। तो ट्रेस फॉसिल्स में क्या क्या आ जाएगा अपना, ट्रैक एंड ट्रेल्स आ जाएगा, बोरोज एंड बायोटर्बेशन भी आ जाएगा, तो CND हो जाएगा। ये तो साक्षात फॉसिल्स हैं भाई, है ना, इसमें इग्नोलॉजी नहीं यूज में होती है, ये आपके इग्नोलॉजी के हैं। तो C और D आपका सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिन एंड फॉर्मेशन इज आर करेक्ट।
अब तुम एक चीज़ इसमें देखो, धौक पटान आपका शिवालिक में आता है, कच्छ जो है वो आपका गुजरात में है ना, बहुत डिफरेंस है, तो ये वाला तो नहीं होगा। फिर आपका कावेरी बेसिन नीनीवीर में, ठीक है, असम तिपम में आता है, या बंगाल बेसिन जालांगी में आता है, या तो इसमें ए बी सी आपके ठीक हो जाएंगे, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका ऑप्शन ए बी सी ठीक हो जाएगा, तो ये मल्टीपल सेलेक्ट का आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज करेक्टली आइडेंटिफाइज द एपेटाइट 0001 सेक्शन। 0001 सेक्शन दिया है आपको, है ना, तो 001 सेक्शन दिया है, इसमें बाय रेफरेंसेस के बारे में कुछ नहीं दिया है, रिटार्डेशन के बारे में कुछ नहीं दिया। तो जब तक बाय रेफरेंसेस और रिटार्डेशन के बारे में कुछ नहीं देता तब तक आपको इंटरफेरेंस कलर और बाय रेफरेंसेस के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, तो ऑप्शन बी और डी तो नहीं होगा इसमें। अब आपको ये देखना है कि ये भाई यूनिएक्सल इंटरफेरेंस फिगर बनाएगा या आइसोट्रॉपिक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका बेसल सेक्शन को तो कट कर नहीं रहा, है ना, तो सेक्शन इज कट परपेंडिकुलर टू दी सी एक्सिस, यूँ ही बोल सकते हैं, तो वो आपका बेसल आइसोट्रॉपिक की तरह ही काम करेगा, तो ये आइसोट्रॉपिक तो होगा। और ऑप्टिक एक्सिस फिगर बनाएगा तो सेंटर्ड यूनिएक्सल इंटरफेरेंस फिगर बनेगा ही। ये मैंने आपको सारा कुछ करवाया हुआ है मिनरोलॉजी में, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में, है ना, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपका ठीक हो जाएगा, बी और डी इसमें गलत हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और चीज़ें इसमें इंक्लूड करेंगे, है ना, इस साल जब मिनरोलॉजी में ऑप्टिकल मिनरोलॉजी पढ़ाया जाएगा तो उसमें इस क्वेश्चन को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, ये क्वेश्चन में आप थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट ले सकते हो। एएफएम डायग्राम दिया हुआ है, तो एएफएम डायग्राम में यहाँ पे मस्कोवाइट और क्वार्ट्ज लिखा हुआ है, तो ये क्लास में मैंने मेटामॉर्फी में करवाया भी था कि लास्ट ईयर स्टोरोलाइट वाला क्वेश्चन आया था, इस साल वापस यहाँ से पूछेंगे क्योंकि ये सिलेबस में न्यूली एडेड टॉपिक था, है ना, तो एएफएम डायग्राम न्यूली एडेड टॉपिक था, तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा, अगले 3-4 साल लगातार पूछेगा, जरूरी लगभग मेरे को लग रहा है ना। तो एएफएम डायग्राम से जब क्वेश्चन पूछ रहा है मस्कोवाइट क्वार्ट्ज से आपका प्रोजेक्शन किया है, तो जितने भी ये रॉक्स मिनरल असेंबलीज, ये जितने भी रॉक्स हैं, इन सब रॉक्स के अंदर मस्कोवाइट प्लस क्वार्ट्ज तो रहेगा। अब आपसे क्या पूछा है कि मस्कोवाइट प्लस गार्नेट प्लस बायोटाइट प्लस क्वार्ट्ज, तो आपको टाई लाइन देखनी है ना, क्योंकि ये प्रोजेक्शन जो है वो मस्कोवाइट से किया गया है, इसलिए बायोटाइट का पूरा रीजन मिल रहा है और ये आपका डायग्राम से बाहर चला गया है। ये मैंने आपको पूरा का पूरा इसका कंस्ट्रक्शन समझाया हुआ है मेटामॉर्फिज्म में। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, आपसे क्या पूछ रहा है, 4 आपको रॉक टाइप दिए हुए हैं, उन रॉक्स के अंदर आपको मिनरल असेंबलीज देखना है। और मैंने ये बताया भी था कि एएफएम डायग्राम आर एक्सीलेंट सोर्स टू एक्सप्लेन दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द मिनरल असेंबलीज ऑफ ईच रॉक हैज़ टू बी सेम फॉर ए पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म। और यहाँ पे जैसे मान लो कि ये आपका एक ही ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म में क्रिएट हुए हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इसके अंदर जो पी के अंदर जो मिनरल असेंबलीज है वो क्यू के मिनरल असेंबलीज से अलग अलग होगा, है ना। ये चीज़ आपका एएफएम डायग्राम एक्सप्लेन करता है, ये इसकी पूरी थ्योरी मैंने एक्सप्लेन करी हुई है आपको। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन ठीक से किया है। अब बेनिफिट ऑफ डाउट मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपसे पूछ रहा है मस्कोवाइट प्लस गार्नेट प्लस बायोटाइट प्लस क्वार्ट्ज, तो यहाँ पे पी में देखो, आप पी में आपको गार्नेट प्लस बायोटाइट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर में भी आपको गार्नेट प्लस बायोटाइट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एस में आप देखेंगे, एस जो है वो इस टाई लाइन और इस टाई लाइन के बीच में आ रहा है, इन 3 टाई लाइन के बीच में आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एस के अंदर क्लोराइट और आ जाएगा, तो क्लोराइट प्लस बायोटाइट प्लस गार्नेट प्लस मस्कोवाइट प्लस क्वार्ट्ज, ये आपका एस के अंदर रहेगा। और क्यू के अंदर देखो, ये टाई लाइन ने सेपरेट कर दिया, है ना, और तो क्यू के अंदर आपको क्या मिलेगा, क्लोराइट प्लस बायोटाइट प्लस मस्कोवाइट प्लस क्वार्ट्ज। अब देखो बेनिफिट ऑफ डाउट, इसमें आंसर पी और आर दिया है इन्होंने, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसमें आंसर एस भी हो सकता है। कैसे हो सकता है वो देखो, यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टराइज्ड बाय द इक्विलिब्रियम मिनरल असेंबलीज ऑफ ओनली, यहाँ पे इन्होंने ओनली वर्ड यूज़ नहीं किया है, ठीक है। ओनली वर्ड यूज़ नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने ये क्लियर कट मेंशन नहीं किया है कि मुझे क्लोराइड चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, जबकि एस के अंदर आपको क्लोराइट आ रहा है, लेकिन बायोटाइट प्लस गार्नेट भी तो आ रहा है ना। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट है ना, लेकिन लैंग्वेज जो है वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि भाई साहब इन्होंने पूछा ही मस्कोवाइट प्लस गार्नेट प्लस बायोटाइट प्लस क्वार्ट्ज है, तो ऑब्वियस ही बात है कि मुझे वही रॉक्स ढूंढनी है जिसके मिनरल असेंबलीज में बायोटाइट गार्नेट मस्कोवाइट क्वार्ट्ज आ रहा, तो जिसके अंदर क्लोराइट आएगा उसको मेरे को हटाना पड़ेगा। तो टेक्निकली तो इसका आंसर पी एंड आर ही होगा, एस एंड क्यू नहीं आएंगे इसके अंदर, बट क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है वो ये एस करके आए हैं इसके अंदर कि भाई क्लोराइट आ रहा तो आ रहा है, लेकिन गार्नेट और बायोटाइट भी तो आ रहा है भाई लाडले मेरे,
है ना। तो जब आ रहा है तो मैं इग्नोर क्यों करूँ, क्लोराइड आ रहा है तो क्लोराइड ठीक है, गार्नेट बायोटाइट चाहिए तो वो मिल रहा है ना, क्लोराइड एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसमें तेरे को क्या दिक्कत है ना। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट ये जरूर ले सकते हो कि भाई साहब यहाँ पे पी में मेरे को बायोटाइट प्लस गार्नेट प्लस मस्कोवाइट प्लस क्वार्ट्ज मिल रहा है, ठीक है। आर के अंदर भी मेरे को बायोटाइट प्लस गार्नेट प्लस मस्कोवाइट प्लस क्वार्ट्ज मिल रहा है, ये भी ठीक है। एस के अंदर मेरे को क्लोराइड प्लस गार्नेट प्लस मस्कोवाइट प्लस क्वार्ट्ज मिल रहा है ना। और आर क्यू के अंदर मेरे को क्लोराइड प्लस बायोटाइट प्लस मस्कोवाइट प्लस क्वार्ट्ज मिल रहा है। तो अब यहाँ पे क्लोराइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया एस के अंदर, बाकी गार्नेट और बायोटाइट तो दोनों है ना भाई, है ना, गार्नेट और बायोटाइट तो दोनों है ना। इसमें मैंने लिखा नहीं क्या, ये ले बायोटाइट। तो अब ये ज़रूर आप थोड़ा सा खेल सकते हो इस क्वेश्चन में चैलेंज करने के लिए कि हो सकता है कि ये सही भी हो जाए, हो सकता है कि ये वो नहीं भी माने कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि तुम बाल की खाल निकाल करके बोल दो कि ओनली नहीं लगाया था, है ना। तो चांस ले सकते हो। इसकी थ्योरी अगर आपको चाहिए तो मैं लिख के दे दूंगा कि इस तरह से इसको लिख करके आप चैलेंज कर सकते हो। अगर मानेंगे तो पॉसिबली आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई, सही हो जाएगा तो रैंक बहुत ऊपर नीचे चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर आप देखो इसमें 38 में विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर इज आर, ये सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको एक फ्लो चार्ट दिया था जिसमें सब लिखा हुआ था। बाउंस मार्क लिखा है, प्रोड मार्क लिखा है, स्किप मार्क लिखा है, ये नहीं लिखा, है ना। तो ए सी डी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कॉपर बियरिंग मिनरल्स, तो बोर्नाइट है, चैल्कोसाइट है, ब्रूनाइट नहीं है, क्राइसोकोला है, ठीक है। तो ये बहुत बार खेलता है, ये बोर्नाइट और ब्रूनाइट में कई बार मजाक किया है इसने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी किया है ना। तो ब्रूनाइट नहीं है, ठीक है, बाकी तो है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना 39 का हो गया। अब अपन पहुंचते हैं सीधा सिंपल अपना, अच्छा ये ब्रूनाइट किसका है, फिर ब्रूनाइट जो है मैंगनीज का है, Mn2O3 होता है इसका, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब आपके पास में 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज टू एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ रॉक मास। रॉक मास मतलब आपके पास में रॉक मास ऑलरेडी आपके हाथ में है, तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो किसके मदद से दिया जा सकता है, सिर्फ आरक्यूडी से। एपीआई ग्रेविटी जो है ये आपके एक्सट्रीमली फाइन ग्रेड या क्रूड ऑयल होता है उसकी डेंसिटी के लिए मेजर किया जाता है। तो डेंसिटी इज नॉट ए पैरामीटर अपॉन विच द स्ट्रेंथ ऑफ ए रॉक शुड बी एस्टिमेटेड और डिटरमाइंड, ठीक है। रेजिस्टिविटी है वो भी इनडायरेक्ट बताता है कि जो सब सरफेस है उसके अंदर आपका पोर स्पेस कितना है, उसके अंदर पोर फ्लूइड मटेरियल कैसा है ना। क्रिगिंग जो है ये आपका बेसिकली जियोस्टैटिकल एक टूल है, जियोस्टैटिस्टिकल टूल है ना, जिसके आप मैप्स वगैरह में यूज़ करते हो, डाटा गैप एनालिसिस में यूज़ करते हो या इंट्रापोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन में यूज़ करते हो। तो इसका भी स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर जो है वो सिंपल आपका आरक्यूडी है। अब जैसे मान लो इन तीनों के बारे में भी नहीं पता, लेकिन इंजीनियरिंग जियोलॉजी में ये तो बताया है ना आपको भाई कि आरक्यूडी जो है वो रॉक्स की स्ट्रेंथ के लिए यूज़ में लेते हैं, है ना। तो जुआ खेल सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस में, लेकिन ये है कि अब जैसे क्रिगिंग है आपने कभी सुना नहीं होगा, अब आप सोचो कि यार क्या पता ये भी हो जाए सही आंसर, तो लगा देते हैं, है ना। तो लगा देते हैं, लगा दिए तुमने, है ना, लेकिन ये सही है नहीं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है एग्ज़ाम्स में। ये मैं आपको लाइव क्लास में इतनी बार बोला हूँ, डाउट सेशन में इतनी बार बोला हूँ, और जैम के एग्ज़ाम से जस्ट पहले जो लाइव सेशन लिया था उसमें भी ये बोला हूँ कि जिन चीज़ों में श्योर हो कि भाई ये आंसर है उसी को लगाना है, नहीं हो 50-50 की कंडीशन में हो तब देखना है कि रिस्क लेना है कि नहीं लेना, है ना। चलो अब ये देखो आपसे क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है, तो आपका मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड में रिलेशन क्या होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू log बेस 10 एम्पलीट्यूड। तो आपसे पूछ क्या रहा है, एम्पलीट्यूड रिकॉर्डेड एट ए स्टेशन फॉर ए मैग्नीट्यूड 5 इज x, ठीक है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और आपको एम्पलीट्यूड x दिया है। दूसरा अनदर अर्थ रिकॉर्डेड एट द सेम स्टेशन हैज़ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 15x, तो 15x है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा यही पूछेगा, है ना। तो इसके लिए आप सिंपल क्या करो, दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों का डिफरेंस लोगे तो log बेस 10a2 अपॉन log बेस 10a1 हो जाएगा। तो इसमें कर लो, m2 निकालना है, m1 की वैल्यू 5 दी हुई है, log बेस 10a2 की वैल्यू 15x दिया हुआ है और a1 की वैल्यू x दिया था, x कैंसिल हो जाएगा, m2 माइनस 5 इक्वल्स टू log बेस 10-15, तो log बेस 10-15 की वैल्यू निकाल लो और उसमें 5 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसको मैं आपको निकाल के दे देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुको, अभी निकाल के दे देता हूँ। log बेस 15 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, log बेस 10 की वैल्यू
15 कितना आ रहा है, 1.176 आ रहा है। तो इसमें 5 ऐड कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, 6.176 आएगा। अब आंसर आपसे कितने में पूछा है, बोला है कि राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल कर दो, तो ये 6 है, तो ये आप 6.17 भी कर सकते हो, 6.18 भी कर सकते हो, है ना। तो दोनों ही आंसर ठीक रहेंगे इसमें, तो आपका आंसर 6.17 हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको रेंज दे रखी होगी आंसर की, में आप चेक करेंगे तो लगभग यही वैल्यू आएगी। फिर 42 में आपको बोल रहा है कि इंटरसेप्ट की वैल्यू ये है। ओके, ये पहली बार इन्होंने इस तरह की बदतमीजी करी है कि आपको लेस देन 1 दे दिया इंटरसेप्ट की वैल्यू, और वो भी वीज पैरामीटर में। क्या पूछ रहा है, मिलर इंडिसेस निकालना है इसका, और उसके अंदर आपको एल की वैल्यू लेनी है, तो ले लो भाई। तो आपका अपन क्या करते हैं, डायमेंशन ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस डिवाइडेड बाय द इंटरसेप्ट वैल्यू एंड देन वी क्लियर द फ्रैक्शंस। ये सिंपल फंडा है मिलर इंडिसेस निकालने का। तो आपका 1/0.5 कर दो, 1/1 कर दो, 1/0.75 कर दो। अब अपने को ये फ्रैक्शन क्लियर करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं कटेगा सही से, और 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 3/0.5, 3/1 और 3/0.75। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 6 आएगा, ये 3 आएगा, और ये कितना आएगा, 75 एकम 75, 75 150, 75 तियाँ 225, 75 चौक 300, तो ये हो गया 4। तो आपका वैल्यू आया 634। एच के एल की वैल्यू पूछिए तो एल की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलो, फिर आपसे पूछा है 43। ये क्वेश्चन भी नेट में मैं पढ़ाता हूँ, ओशनोग्राफी में जब ओशन वेव्स की वेलोसिटी निकालना होता है तो वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। तो ओशनिक वेव्स जो है वो मल्टी डायरेक्शनल होती है, मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं जा रही है, वो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। इसलिए इसके लिए अपन एक टर्म यूज में लेते हैं, स्लेरिटी। स्लेरिटी का मतलब क्या है, वेव स्पीड। तो वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड निकालने के लिए अपन क्या फॉर्मूला यूज में लेते हैं, 1.25 इंटू √L मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये L यहाँ पे क्या होता है, टोटल आपका लेंथ होता है। ठीक है, वेव लेंथ होती है। तो आपको वेव लेंथ कितना दे रखा है, 200 मीटर दे रखा है, तो ले लो 1.25 इंटू 200, 200 का अंडर निकाल लो। 200 का अंडर निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 14.142, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1.25 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपकी वैल्यू आएगी 17.677। अब आपको आंसर कितने में निकालना बोला है, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल करना है, तो 17.67 भी इसको कर सकते हो, 17.68 भी कर सकते हो, दोनों ही आंसर इसके ठीक होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर मैं देख लेना रेंज क्या दी हुई है, लेकिन इसका आंसर 17.67 भी सही है, 17.68 भी है, मतलब इस तरह की आपको प्रॉब्लम इसमें आएगी तो रेंज दिया रहेगा, तो इसका आंसर इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप देखो 44 का, आपको दे रखा है बेड दिया हुआ है, एटीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है, 20 डिग्री साउथ ईस्ट दिया और रोटेट है। एक माचिस की डब्बी लो, है ना, उसको 45 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन करो, अंगूठा रखो उसके ऊपर, उसको रोटेट कर लो, है ना, 60 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या होगा, 45 + 60 जो फाइनल पोजीशन आएगी, तो ये 105 इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये तो। फिर आपका 45 देखो, 1 मीटर डीप एंड सीट लाइक वाटर फ्लो दे रखा है सैंडी बीच डेवलप में, एंटीड्यून। ओके, एंटीड्यून द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द वाटर फ्लो वाज। ओके, तो रेनॉल्ड नंबर तो अपन यूज करेंगे नहीं, एंटीड्यून वगैरह में अपन क्रिटिकल, सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल लेते हैं। तो एंटीड्यून बनता है आपका तब जब फ्रॉड नंबर 1 होता है। फ्रॉड नंबर कितना होता है, 1 होता है। फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, V/√GD, है ना। तो यहाँ पे फ्रॉड नंबर आपको 1 दे रखा है, आपसे पूछा क्या है, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो, मतलब V पूछा है, G की वैल्यू इसने दे रखी है 10, और D कितना दे रखा है 1 मीटर, तो इंटू 1 ये लो, तो V = क्या होगा, √10 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला है इसने, क्या मीटर पर सेकेंड में पूछ रहा है ना, ठीक है। तो √10 निकाल लो, √10 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा भाई, √10 की वैल्यू आएगी 3.1622। आपको आंसर कितने तक पूछा है, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल पूछा है, तो इसका आंसर आपका 3.16 हो जाएगा। ठीक है, 3.16, कोई दिक्कत नहीं है। 46, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, इसी साल के मिनरोलॉजी के लेक्चर्स में, ऑप्टिकल मिनरोलॉजी में मैंने इसको नोट से हटाया था कि इससे तो क्या ही क्वेश्चन आएगा, बट आ गया, है ना। ये क्वेश्चन देख करके मेरे को बड़ा रिग्रेट हुआ कि यार नहीं हटाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। बट हाँ, इसका फॉर्मूला देख लो कि जब भी आपको ये
पूछे, क्या पूछ रहा है आपको, न्यूमेरिकल अपर्चर पूछ रहा है ना, तो न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगुलर अपर्चर डिवाइडेड बाई 2, एंगुलर अपर्चर डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना दिया हुआ है, 1.33 दिया हुआ, 1.33 इंटू साइन ऑफ एंगल कितना दिया हुआ है 46 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 23, साइन 23 की वैल्यू कितनी आएगी 1.33 इंटू साइन 23 की वैल्यू निकाल लो। साइन 23 की वैल्यू कितनी आ रही है, लगभग 0.397 के आसपास आ रही है, 0.397। इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर आ रहा है, ऑलमोस्ट 0.528, ठीक है, 528 आ रहा है। और आपसे आंसर कितने में पूछा है, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस करना है तो क्या करेंगे भाई, इसको इसमें ऐड कर देंगे, हटा देंगे, तो 0.53 इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 0.53 वुड बी द करेक्ट आंसर। फिर आप देखो, अगर आप इसको 0.52 करना चाहो तो तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरे को राउंड ऑफ करना था, मैंने ऐड नहीं किया, मेरी मर्जी, है ना। तो 0.52 भी ठीक है, 0.53 भी ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 47 देखो, आपको क्या हो रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक दे रखी है ना। उसके अंदर क्या क्या मिनरल असेंबलीज दे रखा है, ग्रोसुलर दिया है, ओके, काइनाइट दिया है, ठीक है, अनोर्थाइट दिया है, ठीक है, क्वार्ट्ज भी दिया है, ओके। इफ़ दीज मिनरल्स शो यूनिवेरिएंट रिएक्शन, मतलब यूनिवेरिएंट का मतलब क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया, फेज आप देख लो कितने हो गए 4 हो गए, द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन दिस असेंबलेंस, तो इसने इंटेंसिव वेरिएबल्स के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब अपन आर की वैल्यू 0 लेके चलेंगे, तो P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस 2 माइनस आर की वैल्यू 0, तो इक्वेशन हो जाएगी P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस 2, P आपके पास में 4 है, F आपके पास में 1 है, C आपको निकालना है प्लस 2, तो 5 इक्वल टू सी प्लस 2, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल 3 हो जाएगा। चलो फिर आप देखो, आपको बोल रहा है कि इफ़ द डिप सेपरेशन वेक्टर ऑन ए नॉर्मल फॉल्ट प्लेन हैज़ एन एटीट्यूड ऑफ 60-40 एंड ए मैग्नीट्यूड ऑफ 6 मीटर देन द हीव ऑफ द फॉल्ट। तो आप ये ले लो, एक ये भाई ये आपका आया, ये एक आपका आया, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है ना, ये आपको निकालना है, तो आप सिंपल डायग्राम बनाओ हीव का, है ना। तो ये ए बी और ये ए बी सी एक डायगोनल बना लिया, ए सी की वैल्यू आपको 6 मीटर दे रखा है, ए बी आपसे पूछा है, और आपको एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो ये आपका रखा है इसके अंदर, आपको निकालना हीव है, तो आप 60 डिग्री है तो कोस अप्लाई करो सिंपल, कोस 60 इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी कर दो, ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी इक्वल टू ए सी इंटू कोस 60, ए सी की वैल्यू 6 दी हुई है, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, 1/2 मतलब 6/2, तो 1/2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, 3 मीटर सिंपल आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे पूछा है हिल स्लोप विद एन एंगल 40 डिग्री कंसिस्ट ऑफ सोइल हैविंग एन इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ 30 डिग्री, ओके। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द हिल स्लोप इज, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिख लो आप लोग, आपको इंजीनियरिंग जियोलॉजी में मुझे उम्मीद है कि आपको पढ़ाया गया होगा, है ना। नहीं पढ़ाया गया तो ये क्वेश्चन में तो आपने गालियाँ ही दी होंगी टीचर को कि मास्टर क्या यार तूने करवाया ही नहीं, tan phi अपॉन tan थीटा होता है, ठीक है। तो फाई यहाँ पे क्या होता है इंटरनल फ्रिक्शन एंगल होता है, और थीटा यहाँ पे क्या होता है स्लोप होता है। तो आपको थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल कितना दे रखा है 30 दे रखा है ना, और वो स्लोप कितना दे रखा है 40 दे रखा है। तो आप निकाल लो इसका आराम से, tan 30 अपॉन tan 40, तो tan 30 की वैल्यू कितनी आएगी 0.577 के आसपास आएगी, और tan 40 की वैल्यू कितनी आएगी 0.839 के आसपास आएगी। तो आंसर निकालोगे तो कितना आएगा 0.687 के आसपास, और आपको राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल के लिए बोला है, तो ये आपका 0.69 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.69 भी हो जाएगा, 0.68 भी, दोनों ही ठीक है, ठीक है। चलो फिर आपसे पूछा है द वाटर टेबल ओवर एन एरिया ऑफ 1 किलोमीटर स्क्वायर वाज लोअर्ड बाय 4 मीटर, ओके, ठीक है। इफ़ द पोरोसिटी ऑफ रॉक इज 30% एंड स्पेसिफिक रिटेंशन इज 10%, देन द चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज। तो चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज को मैं डेल्टा एस ले लेता हूँ। तो चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज का फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर निकला, है ना। तो ये मेरे को कैसे पता चला कि मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मीटर क्यूब दिया हुआ है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन कितना हुआ वो निकालना है। तो अब अपने पास में वॉल्यूम चाहिए, है ना, और ड्रेन हो रहा है तो स्पेसिफिक यील्ड चाहिए। तो यहाँ पे आपको 30% पोरोसिटी दे रखी है, 10% आपको क्या दिया हुआ है
स्पेसिफिक रिटेंशन दिया हुआ है। तो अपने को पता है कि पोरोसिटी माइनस स्पेसिफिक रिटेंशन क्या देगा, स्पेसिफिक यील्ड दे रहा है, तो स्पेसिफिक यील्ड कितना आ जाएगा 20%। तो 20% को अपन क्या करेंगे, परसेंट हटा देंगे, 0.20 हो गया, ठीक है। तो स्पेसिफिक यील्ड की वैल्यू तो अपने पास में डायरेक्ट आ गई। अब आपको निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए आपको 1 किलोमीटर स्क्वायर दे रखा है और आपको डेप्थ दे रखी है 4, तो एरिया इंटू डेप्थ करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर दे रखा है तो मीटर में बदलना पड़ेगा। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10⁶ हो जाएगा, है ना, मीटर स्क्वायर इंटू 4 मीटर, ठीक है। और स्पेसिफिक यील्ड आपका कितना है 0.20। तो कर लो इसको, कितना आएगा, ये 4 दूनी 8, 0.8 10⁶, तो 0.8 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको 10⁻³ में आंसर पूछ रहा है, तो ये 800 इंटू 10⁻³ कर दो, ये 800 आपका आंसर हो जाएगा, नो इश्यूज़। फिर आपसे ये पूछा है, ये क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि आपको 143, 144 न्यूडोमियम और 147 तो अपने को पता है समेरियम जो है वो आपका 147 जो है वो डीके होकर के क्या बनाता है, न्यूडोमियम 143 बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका पेरेंट न्यूक्लियाई हो गया, ये आपका डॉटर न्यूक्लियाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉटर न्यूक्लियाई का रेशियो का दिया हुआ है, मतलब डी की वैल्यू दे रखी है आपको 0.516, पी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.389, ओके। अब आपसे बोल रहा है कि जो रोग है वो क्लोज सिस्टम इवॉल्व है, मतलब थ्रू आउट द जियोलॉजिकल सिस्टम आपका कभी भी जो ब्लॉकिंग टेम्परेचर है वो रीच नहीं हुआ। इसका मतलब जितनी भी डॉटर न्यूक्लियाई इसके अंदर प्रोड्यूस हुई समेरियम से वो सारी की सारी आपकी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है ना। एज पर द एग्जैक्ट पेरेंट डॉटर रिलेशनशिप इक्वेशन, ये आपको निकालना है, क्या निकालना है, ठीक है, द रोग इवॉल्व एज पर द एग्जैक्ट पेरेंट डॉटर रिलेशनशिप इक्वेशन, द रेशियो ऑफ वाजेगो, ओके। तो आपका ये बोल रहा है कि रोग जो है वो 4.6 इंटू 10⁹ ईयर्स एगो बनी है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, डी नॉट पूछ रहा है, सिंपल है। तो अब अपने पास में एक डेटिंग इक्वेशन होती है, डी इक्वल्स टू डी नॉट प्लस पी इंटू (λT -1). तो अब अपने पास में डी की वैल्यू गिवन है, पी की वैल्यू गिवन है, लैम्डा की वैल्यू पता है क्या, दे रखी है लैम्डा की वैल्यू। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है 6.54 इंटू 10⁻12 पर ईयर, है ना, ईयर। और टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.6 इंटू 10⁹ ईयर्स। तो लैम्डा टी करेंगे तो कितना आ जाएगा, ईयर से ईयर कैंसिल हो जाएगा, तो 6.5 इंटू 4.6, ये 10⁹ है, ये 10⁻12 है, तो 10⁻³ बचेगा। अब अपने पास में इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो 6.5 इंटू 4.6 को, तो कितना आंसर आ रहा है 6 मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, कितना आ रहा है 29.9 आ रहा है ना। और 1000 से डिवाइड कर दो इसको, तो 0.0299 अपने पास में लैम्डा टी की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब अपने को चाहिए e की पावर लैम्डा टी, तो e की पावर में आप 0.0299 रखो, तो कैलकुलेटर में ये रखोगे तो ये वैल्यू आ रही है आपकी, कितनी वैल्यू आएगी भाई साहब 1.030। तो e की पावर लैम्डा टी -1, तो ये क्या हो जाएगा 1.030 -1। तो आपका ये जो वैल्यू है ये कितना आ गया 0.030, ठीक है। तो आपके पास में d कितना दे रखा है 0.516, डी नोट अपने को निकालना है, p की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.389 इंटू ये आपका वैल्यू कितना आ गया, सिंपल है, ये अभी अपन ने निकाला 0.030, मल्टीप्लाई कर लो 0.516 इक्वल्स टू डी नोट प्लस 0.389 इंटू 0.030, तो ये कितना आएगा 0.030 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.01167। तो ये एक सेकेंड, ये आपके पास में 0.516 इक्वल्स टू डी नोट प्लस 0.01167, इसको आप डी नोट इक्वल्स टू 0.516 माइनस 0.01167 ये करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो वैल्यू है 0.504, ठीक है। आंसर आपसे कितने डेसिमल में पूछ रहा है, अराउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो 0.504 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब इसमें जैसे मैंने यहाँ पे e की पावर जो ली है
इसकी वैल्यू मैं ये लैम्डा टी का जो प्रोडक्ट है वो 4 डिजिट तक लेके गया हूँ। आप 3 डिजिट में लेके करेंगे तो आपके कैलकुलेशन कुछ और आएगा, 5 डिजिट लेके करेंगे तो कैलकुलेशन कुछ और आएगा। तो इसलिए आंसर की उसको रेंज देनी पड़ेगी। तो रेंज आई थिंक दी हुई है, तो एक बार आप इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर ये देखो, आपसे पूछ रहा है एक लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल दे रखी है रिवर की, फिगर दिया हुआ है, ठीक है। एवरेज डिस्चार्ज ऑफ रिवर एट रीच ए बी, तो यहाँ ए बी में जो डिस्चार्ज हो रहा है ये आपका कितना दिया हुआ है, तो ए बी का डिस्चार्ज दे रखा है, मतलब क्यू की वैल्यू दे रखी है, क्यू फॉर ए बी कितना दे रखा है 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके। फिर आपका सी डी के लिए भी डिस्चार्ज दे रखा है, कितना सी डी के लिए डिस्चार्ज दे रखा है 300 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। देन द स्ट्रीम पावर फ्रॉम रीच ए बी टू सी डी विल चेंज बाई फैक्टर ऑफ, मतलब जब यहाँ से स्ट्रीम यहाँ तक जब पहुँचेगी तो डिस्चार्ज बढ़ रहा है, डिस्चार्ज बढ़ रहा है तो स्ट्रीम पावर बढ़नी चाहिए, स्ट्रीम पावर बढ़ रही है तो आपका जो स्लोप है वो कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ए बी के कंपैरिजन में सी डी का जो स्लोप है वो कम हो गया। तो यहाँ पे आप सिंपल सा फंडा है कि भाई मेरे को कितने टाइम से बढ़ा, तो सी डी का स्ट्रीम पावर निकाल लेते हैं, ए बी का स्ट्रीम पावर निकाल लेते हैं, सी डी के स्ट्रीम पावर को ए बी के स्ट्रीम पावर से डिवाइड कर देते हैं, तो जो वैल्यू आएगी वो अपना आंसर हो जाएगा। तो अब स्ट्रीम पावर कैसे निकालेंगे, तो स्ट्रीम पावर का सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या होता है स्ट्रीम पावर का फॉर्मूला, स्ट्रीम पावर का फॉर्मूला होता है कि आप डिस्चार्ज को, स्पेसिफिक ग्रेविटी को, डेंसिटी को, इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये उसकी क्या है स्ट्रीम पावर है ना। तो स्ट्रीम पावर में अपन क्या करेंगे, डिस्चार्ज इनटू स्लोप इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी की वैल्यू तो सेम रहनी है, डेंसिटी की वैल्यू भी सेम रहनी है, तो इसको अपन नहीं भी लें तो चल जाएगा। मेन काम क्या चेंज क्या हो रहा है, स्लोप और डिस्चार्ज चेंज हो रहा है ना। अब स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ से अपन देख रहे हैं कि भाई ये यहाँ पे इतना स्लोप है, यहाँ पे इतना स्लोप है, तो डेफिनेटली कुछ तो चेंज आया होगा इतने टाइम में, है ना। अब स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालने के लिए अपने पास में सिंपल फॉर्मूला है भाई, वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये तो स्लोप होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना। तो वर्टिकल डिस्टेंस ए बी के लिए अगर स्लोप निकालें अपन, तो ए बी की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, ये 400 दिया हुआ है, यहाँ पे 300 दिया हुआ है, तो डिफरेंस कितना है 100 का। फिर आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, ये ए बी का यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, तो ये डिफरेंस कितना है 10, अच्छा ये किलोमीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, ओके। तो 10 किलोमीटर, तो मीटर में चेंज कर दो तो 10 आपका कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये आपका ये हो गया सिंपल, है ना। तो आपका 10 हो गया और वो 1000 हो गया, तो 10,000 हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपका ये वैल्यू कितना आएगा 0.01 आ गया, ए बी के लिए स्लोप की वैल्यू आ गई। फिर ऐसे स्लोप निकाल लो आप सी डी के लिए, सी डी का स्लोप कितना आएगा, सी डी का स्लोप देख लो, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, ये 150 है और यहाँ डी पे कितनी है 100 है, तो डिफरेंस कितना आ गया 50 मीटर का आ गया। और यहाँ पे ये कितना आ गया, ये आपका आ रहा है 60 to 70, मतलब अगेन 10 मतलब वो 10,000 मीटर्स, तो 10,000 मीटर करोगे तो ये एक से एक कटा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 0.005, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक सेकेंड, हाँ। तो अब आपको ए बी का डिस्चार्ज दे रखा है 200 मीटर क्यूब पर सेकंड और सी डी का डिस्चार्ज दे रखा है, और जी और उसकी वैल्यू तो सेम ही रह जाएगी दोनों के लिए। तो अब आपको क्योंकि जी की वैल्यू दे रखी है क्या आपको, हाँ जी की वैल्यू आपको 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, और रो की ये वैल्यू दे रखी है, डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है, तो ये तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो काम में नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा। तो ए बी के लिए देखो स्ट्रीम पावर कितना आएगा, ए बी के लिए स्ट्रीम पावर आएगा 200 इंटू 0.01 इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, और सी डी के लिए कितना आएगा 300 इंटू 0.005 इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। आपको सी डी के रेस्पेक्ट में निकालना, तो सी डी अपॉन ए बी करेंगे, तो आप देखेंगे 300 इंटू 0.005 इंटू रो इंटू जी डिवाइडेड बाई 200 इंटू 0.01 इंटू डेंसिटी इंटू ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कटा, ये 1.5 हो गया, है ना। और 1.5 इंटू 0.005 कर लो कितना आ रहा है, अभी करके दिखा देता हूँ मैं आपको कितना है, 1.5 इंटू 0.005, ये कितना आ रहा है 0.0075 डिवाइडेड बाई कितना है अपना
डिवाइडेड बाई है 0.01, 0.01, तो ये आपका 0.75 आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखेंगे। तो योर करेक्ट आंसर वुड बी 0.75। ठीक है, अब इसमें राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल बोला है, अपना आंसर ही इतने में ही आ रहा है, तो आपका सही आंसर 0.75 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, आपको ये दे रहा है कि एक अंडरग्राउंड वर्टिकल डाइक दे रखी है जिसका इंटरसेप्शन हो रखा है इंक्लाइंड बोरहोल एज शोन इन द फिगर। ओके, द लेंथ ऑफ द डाइक कोर इंटरसेप्टेड बाय द बोरहोल इज 4 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, ये बोरहोल है ये आपका। तो इफ़ द ट्रू थिकनेस ऑफ द डाइक इज 2 मीटर, द इंक्लिनेशन ऑफ बोरहोल फ्रॉम द वर्टिकल इज। ओके, तो अगर अपन ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, तो ये वाला अगर अपन एक ट्रायंगल बना दें, है ना, तो ये जो एंगल है, ये एंगल अपने को निकालना है, तो निकाल लो, सिंपल सा फंडा है। ये एंगल इतना है तो ये एंगल इतना हो जाएगा, है ना, तो ये अगर एंगल इतना है तो ये एंगल इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपका ट्रायंगल बनाए, तो जैसे ये ए किया, ये बी किया, ये सी किया, तो अपने को ए बी कितना दे रखा है 2 मीटर, और ए सी कितना दे रखा है 6 दे रखा है कि 4 दे रखा है, कितना है 4 है, 4 मीटर दे रखा है। और अपने को ये बोरहोल एंगल निकालना है, तो अपने को निकालना कैसे है, सीधा सीधा साइन थीटा लगा दो। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, है ना। साइन थीटा ए बी ए सी कर देंगे तो ए बी कितना है 2, ये कितना है 4, 1/2, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 तो थीटा साइन इन्वर्स करेंगे 1/2 का, कितना आएगा आंसर 30 डिग्री। ठीक है, तो आंसर आपका 30 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो भाई। ठीक है, 54 देखो, सिलेंड्रिकल कॉपर ओर बॉडी दिया हुआ है जिसका वर्टिकल थिकनेस 45 मीटर है और डायमीटर आपका 4 मीटर है और डेंसिटी आपका इतना है। तो रिजर्व ऑफ द कॉपर ओर बॉडी टन में पूछ रहा है, टन में पूछ रहा है, मतलब ये डेंसिटी को अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो ग्राम बाई सीसी को मैंने आपको चेंज करना बताया हुआ है, सिंपल कितना हो जाएगा 2900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो डेंसिटी की तो ये होगी, एक बात ख़त्म। दूसरा आपको क्या बोल रहा है कि सिलेंड्रिकल कॉपर ओर बॉडी दे रखी है, तो उसका क्रॉस सेक्शन से सर्कल आएगा, तो उसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया और थिकनेस अपने को दे रखी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम क्यों निकालना है, क्योंकि मेरे को टोटल मास निकालना है, तो मास के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी चाहिए। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये डायमीटर दे रखा है तो रेडियस 7 मीटर हो जाएगा, नो इश्यूज़। तो रेडियस है तो एरिया निकाल सकते हैं, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 3.14 इंटू 49 करके देखो कितना आएगा 49 वाला, ये 3.14 इंटू 49 करोगे तो कितना आंसर आ रहा है, देखो इसमें कितना आंसर आ रहा है 153.86 आ रहा है। ठीक है, 153.86 हो गया जी। तो अब इसको अगर अपन थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दें, कितना है 45, तो ये मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम निकाल लो, कितना आ रहा है 6923.7, ये अपना वॉल्यूम आ गया। ओके, ये मीटर क्यूब अपने पास में आ गया और किलोग्राम बाई मीटर क्यूब अपने पास में है ही, मास निकालना है। तो आप क्या करो 2900 इंटू 6923.7 को मल्टीप्लाई कर लो, तो किलोग्राम बाई मीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, केजी बचेगा। आपको आंसर टन में पूछा है, मतलब 1000 केजी, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 2007.73। ठीक है, तो वो 10⁻³ मैंने हटा दिया है। आपसे आंसर पूछ रहा है इंटीजर में, तो इंटीजर में पूछ रहा है तो ये हटाना पड़ेगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20078। ठीक है, तो इसका आंसर लगभग आपका ये आएगा। ठीक है, 20078 के आसपास कर लोगे आराम से, तो 20078। तो इसको मैं हटा देता हूँ, अगले क्वेश्चन में अपने को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। चलो अब देखो 55, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, लेकिन ये अपन ने क्लास में पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो FCC यूनिट दे रखी है आपको और उसकी डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, मास ऑफ ए सिंगल एटम ये दे रखा है, डायगोनल लेंथ आपको निकालनी है, तो आपको A निकालना है। उसके लिए डायगोनल लेंथ कितना होता है FCC के अंदर, √2a होता है, तो A निकल जाएगा तो डायगोनल लेंथ भी आ जाएगी।
अब FCC के अंदर आपके इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4 होते हैं, अपने को मालूम है। अब आपको जो सिंगल एटम का मास दे रखा है वो 60 ग्राम बाई मोल दे रखा है ना। और यहाँ पे अपने को डेंसिटी दे रखी है ग्राम बाई सीसी में। इसका मतलब मोल का अपने पास में कोई काम नहीं है, मोल हटाना पड़ेगा। तो मोल कंसेप्ट से याद करो, मैंने बताया था कि मोल हटाना हो तो क्या करना है, 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो एक मोल का मतलब ही यही होता है। तो मोल हटाना है तो आपको इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, बेसिकली, या डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे डिवाइड में ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 60 ग्राम बाई मोल है, तो मोल मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दिया, सिंपल, तो मोल हट गया। तो ये अपना आ गया। अब अपने पास में इफेक्टिव, ये तो 1 एटम का मास हो गया। तो अपने पास में FCC में 4 हैं, तो 4 इंटू 40 बाई 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। और ये ग्राम बाई सीसी में आ गया, ओके। अब क्या करें, अब अपने को चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकलता है कैसे, वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्यों चाहिए, क्योंकि अपने को ए की वैल्यू निकालनी है। ए क्यूब अगर अपन निकालें तो ए निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, √2a भी निकल जाएगा। तो वॉल्यूम चाहिए, तो मास कितना दे रखा है, 4 इंटू 60 बाई 6.022 इंटू 10⁻23। और डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी आपको दे रखी है 6.5 ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब। तो डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6.5, और ये आपका सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला गया। तो ये आपका मास जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो अब ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला गया, तो ये वॉल्यूम अपन ने निकाल लिया। तो इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा भाई, ये तो 6 चौक 24 तो 240 हो गया। तो 240, और ये 10⁻23 है, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻−23 हो जाएगा। नीचे बचेगा 6.022 इंटू 6.5, ये सेंटीमीटर क्यूब में चला गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6.022 इंटू 6.5 कितना आएगा, ये लगभग आएगा 39.143। 39.143 को अगर अपन 240 से डिवाइड करें, 240 डिवाइडेड बाई 39.143, मतलब ये जो वैल्यू है वो 39.143 आएगा, ठीक है। तो 240 को डिवाइड कर दो 39.143 से, है ना, और 10⁻−23 चल ही रहा है सेंटीमीटर क्यूब में। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये लगभग आएगा 6.13, ठीक है, 6.13 करके देख लेते हैं भाई। मतलब मैंने ये करके रखा हुआ है पहले से कैलकुलेशन वगैरह, ताकि ज़्यादा टाइम नहीं जाए, लेकिन ये मेरे को थोड़ा सा फीसी सा लग रहा है। तो ये आपका, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही आएगा, 6.13 आ गया। ये 10⁻−23 सेंटीमीटर क्यूब है। अब सेंटीमीटर क्यूब है, आंसर आपको एंगस्ट्रॉम में पूछा है, आंसर आपको एंगस्ट्रॉम में पूछा है, ओके। तो एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम क्यूब में कितना हो जाएगा, 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपने पास में 23 है, 24 करने के लिए क्या करें, इसको 61.3 कर देते हैं, और ये 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये आपका एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो 61.3 एंगस्ट्रॉम आ गया। तो अपने पास में वॉल्यूम इक्वल टू कितना आ गया, 61.3 एंगस्ट्रॉम क्यूब, ठीक है, ये क्यूब। तो अब आपको ए की वैल्यू आ गई 61.3 एंगस्ट्रॉम क्यूब, ठीक है। तो ए निकालना तो रूट क्यूब ले लो, रूट क्यूब लेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 3.94। अब डायगोनल लेंथ चाहिए तो √2a कर देंगे, है ना। तो करेंगे तो कितना आएगा भैया, √2 कितना होता है, √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41, कुछ ऐसा सा कुछ होता है क्या, ऐसा सा ही होता तो कुछ था, है ना। निकाल लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल देते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ। √2 1.414, तो 1.414 इंटू 3.94 इंटू 3.94, यह आएगा 5.572। आंसर आपसे कितना पूछा है, अच्छा दूसरे क्वेश्चन में घुस गए क्या, आंसर पूछा आपको राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अपना कितना आ रहा है 5.57। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 5.57 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था,
है ना। बट आपको हाँ, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में इतना कंसंट्रेट होकर के इस तरह के अगर आपने ये क्वेश्चन किया है तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, है ना, यू हैव माई रिस्पेक्ट। चलिए 56 देखिए। 56 में मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो मेल्ट का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, सॉलिड का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल टाई लाइन देखो, फलक्रम देखो और फॉर्मूला ड्राइव कर लो। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, आपका 1500 डिग्री सेल्सियस पे क्या पूछ रहा है, लिक्विड दैट रिमेन्स इन द सिस्टम, मतलब क्रिस्टलाइजेशन हो गया, आपको अमाउंट ऑफ लिक्विड पूछ रहा है, तो अमाउंट ऑफ लिक्विड निकालना है। तो अपने पास में टाई लाइन की, ये अपनी टाई लाइन है, ये टाई लाइन की टोटल लेंथ है ना, और अपना बल्क कंपोजिशन क्या है, इस पॉइंट पे है, तो ये बल्क कंपोजिशन अपना फलक्रम का काम करेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये अपना सॉलिड है, और यहाँ से लेकर के लिक्विडस की तरफ जो है ये अपना क्या है, लिक्विड है। और अपने को पता है कि लिक्विड प्लस सॉलिड जो टोटल कितना होगा, 100% होगा। परसेंटेज हटा दें तो लिक्विड प्लस सॉलिड जो कितना होगा, 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है ये अपनी x होगी, ये अपनी y होगी, तो x प्लस वाई टोटल कितनी है यहाँ पे, ये 20 दे रखा है, ये आपका 70 दे रखा है, तो 70 माइनस 20 करेंगे तो 50 आ गया, तो x प्लस वाई आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 20 से 60 तक, मतलब x की वैल्यू 40 है और y की वैल्यू कितनी है, 10 है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि अमाउंट ऑफ लिक्विड जो बचा हुआ है, तो मैंने आपको बोला है कि फलक्रम Lx इक्वल टू एस वाई होगा, है ना। अब अपने को लिक्विड चाहिए तो ये s हटाना पड़ेगा इसमें से, तो s ये आपका यहाँ से हटा दो, वह L प्लस एस इक्वल टू 1 होता है, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एल हो जाएगा, तो Lx इक्वल टू 1 माइनस एल इंटू वाई, है ना। यहाँ से Lx इक्वल टू वाई माइनस एल वाई, तो Lx प्लस एल वाई इक्वल टू वाई, है ना। L कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू वाई, L निकालना है तो y अपॉन एक्स प्लस वाई। अब y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, टोटल कितनी है, 50 है, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 0.2 आएगा। आपको परसेंटेज पूछा है तो 20% हो जाएगा, सिंपल, ये 20% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलो नेक्स्ट देखो 57 है, द वाटर फ्लो ट्रांसपोर्ट्स स्फेरिकल पार्टिकल्स in suspension mode. Okay, if additional particles of density 2 gram by cc are added into the flow, then the diameter of the particles that can be transported without a change in terminal fall velocity. terminal fall velocity का मतलब क्या हुआ कि स्टोक्स लॉ के अंदर जो पार्टिकल आपका थ्रू दी मीडियम ट्रेवल कर रहा है तो वो उतना ही टाइम लगाएगा जितना पहले लगा रहा था। इसका मतलब क्या है कि दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, चाहे अलग अलग डेंसिटी के पार्टिकल हैं, तो डायमीटर में तो चेंज आएगा ही आएगा बाबू भैया, है ना। तो आपसे पूछ क्या रहा है, सिंपली आपसे पूछ क्या रहा है, देन द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड विदाउट ए चेंज इन, तो डायमीटर पूछ रहा है तो डायमीटर निकालना पड़ेगा। तो आप स्टोक्स लॉ लगाओ यहाँ पे। स्टोक्स लॉ मैंने आपको ग्रेविटेशनल सेटलिंग में भी करवाया और उसमें मैंने हॉर्नब्लेंड का, फोस्टेराइड का, फाइलाइट के भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि फर्स्ट हॉर्नब्लेंड का एक आपका ग्रेन है, उसका डायमीटर इतना है, इतना मैग्मा क्रिस्टलाइज होने में इतना टाइम लगा रहा है, तो बताओ हॉर्नब्लेंड को बॉटम तक सेटल होने में कितना टाइम लगेगा। ये सारी चीज़ें आपको कराई हुई हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन अगर आप नहीं करके आए हो तो भाई मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है। मास्टर नाराज़ है तुमसे, फिर ये क्वेश्चन होना ही चाहिए था। तो इसमें अपने को दोनों की बराबर कर देना है। एक बार आपको डायमीटर 2 दे रखा है, एक बार डेंसिटी 3 दे रखी है। एक बार आपको डेंसिटी 2 दे दिया, डायमीटर पूछ लिया, तो स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला अगर अपन लगाएंगे तो क्या होता है, GD स्क्वायर इंटू रो पी माइनस रो एल लिक्विड डिवाइडेड बाई 18 ईटा, ये अपना फॉर्मूला होता है। G की वैल्यू 10 दे रखी है इसने, G की वैल्यू कितनी लेने के लिए बोला है, G की वैल्यू लेने के लिए बोला ही नहीं है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना लेने के लिए बोला है, 1 लेने के लिए बोला है। तो दोनों को अगर बराबर करेंगे तो GD स्क्वायर रो पी माइनस रो एल अपॉन 18 ईटा इक्वस टू जी, ये D1 कर देते हैं, ये GD2 स्क्वायर रो पी माइनस रो एल अपॉन ये GD2 हो जाएगा, ये 18 ईटा, कोई दिक्कत नहीं है। G से G कैंसिल हो जाएगा, सिंपल, तो अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला जो डायमीटर इसने दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 mm दे रखा है, तो 2 mm से कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 4। पहले में डेंसिटी कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, तो टोटल ये 8 हो गया। 8 इक्वस टू ये D2 का स्क्वायर निकालना है। ये डेंसिटी कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, ये वाटर की 1 हो गई, तो ये 1 हो गया।
तो d2 इक्वल टू 8 है ना। तो 8 का अगर रूट लेंगे तो d2 इक्वल टू रूट 8। तो अगर इसका रूट निकालेंगे 8 का, एक सेकंड में निकाल देता हूँ अभी आपके लिए। ओके, रूट 8 तो 2.828 आएगा, 2.828। तो 2.828 आ रहा है भैया। और आंसर आपसे कितना पूछा है? आंसर आपको एमएम में पूछा है, कोई यूनिट कन्वर्जन की अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ओके, तो कितना हो जाएगा? 2.828 दे रखा है ना, 2.828 आ रहा है। और 2 उसके लिए तो 2.83 भी कर सकते हो इसका आंसर, 2.83 कर सकते हो, 2.82 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल आंसर आ जाएगा, कोई इशू इसमें होना नहीं चाहिए। ठीक है जी, कर लोगे आराम से, हो पाएगा। आई होप कि तुमने ये किया होगा। ठीक है, चलो 58 देखो। इफ़ एन आयरन और बॉडी कंटेंस 50% हेमेटाइट एंड 50% मैग्नेटाइट, ओके, देन द ग्रेड ऑफ आयरन और बॉडी। तो हेमेटाइट के अंदर आयरन का परसेंट निकाल लो, मैग्नेटाइट के अंदर आयरन का परसेंट निकाल लो, है ना। आपको एटॉमिक वेट दे रखा है, निकाल लो क्या हो जाएगा। तो परसेंट ऑफ आयरन इन Fe2O3 कितना हो जाएगा? 55.85, 2 इंटू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 55.85 प्लस 3 इंटू 16। तो ये आपका क्या आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ आयरन इन हेमेटाइट आ जाएगा। ऐसे ही 3 इंटू 55.82 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 55.82 प्लस 4 इंटू 16, ये आपका परसेंटेज ऑफ आयरन इन मैग्नेटाइट आ जाएगा, है ना। जो वैल्यू आए उसका 50% निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो निकाल लो इसको आराम से, ये तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये 69.99 के आसपास आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 72.36 के आसपास आएगा, 72.36। तो इसका 50% निकाल लो, इसका 50% निकाल लो, जो आए उसको जोड़ दो, आंसर 71.15 के आसपास आएगा। ठीक है, ये 59 वाला है। 59 वाला है, इसमें आंसर की में इन्होंने 175 दिया है, लेकिन इसका आंसर 355 होगा। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका स्टेप्स में सॉल्यूशन होगा और मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो चैलेंज करना है तो चैलेंज कर देना इस क्वेश्चन को। इसका आंसर 355 ही होगा, ये इसमें कोई इफ एंड बट है नहीं। ठीक है, अगर आप 175 करके आए हो तो आप मेरे को थोड़ी सी गालियाँ ज़रूर निकाल सकते हो, बट कायदे से इसका आंसर जो है वो 355 ही होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा, थोड़ा लंबा सॉल्यूशन है इसका, ज़्यादा लंबा नहीं है ना। इसका जैसे तुम एक देखोगे कि भाई J1 ही है जो एक पोटेंशियल फेल्योर बन सकता है, बाकी तो जो है आपका एक का स्लोप कम है और एक की जो डिपिंग डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दूसरा वैसे नहीं होगा। तो एक J1 ही है जो पोटेंशियल फेल्योर बता सकता है। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको राइट हैंड रूल लगाना है। डिप दिया हुआ आपको स्ट्राइक निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, जो आपका 85 है उसको 90 में से घटा दो, -5 आएगा। आंसर माइनस में आ रहा है तो 360 में से इसको घटा दो तो 355 आएगा। ठीक है, तो आंसर इसका ये है। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा, तो इफ़ यू वांट टू सोल्व दैट अकॉर्डिंगली, और इसको चैलेंज कर सकते हो, है ना। ये चैलेंज हो जाएगा और ये इसका आंसर रिवाइज्ड आंसर की में 355 ही आना चाहिए, है ना। तो 3-4 क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बता दिया जो पॉसिबल थे। तो अब ये क्योंकि हर स्टूडेंट जो है वो पूछ रहा था कि सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन बनाना ही ज़्यादा मुनासिब समझा कि चलो इसका सॉल्यूशन ही बना दिया जाए तो बेटर रहेगा भाई, लाडले क्यों, बात सही है कि नहीं है ना। चलो 60 क्वेश्चन देखो, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, ओके, आपको हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दे रखी है 100 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल कोर से, जिसका कितना है 1.2 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, व्हेन द हाइड्रोलिक हेड डिफरेंस इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ़ द इफेक्टिव पोरोसिटी दे रखी है, ओके, एजम स्टेडी स्टेट डार्सी लॉ, तो एवरेज इंटरस्टिशियल वेलोसिटी, तो एवरेज इंटरस्टिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्चार्ज अपॉन इफेक्टिव पोरोसिटी। तो अब अपने को डिस्चार्ज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर अपन सिंपल निकाल लें, फॉर्मूला लगाएं, तो डार्सी वेलोसिटी अगर इसमें लगाएं, डार्सी फ्लो दे रखा है, तो डार्सी वेलोसिटी लगाएंगे तो क्या आएगा, के डी एच अपॉन डी एल आएगा। डी एच की वैल्यू 20 दे रखी है, डी एल की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 100 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है
है ना। तो DH/DL हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 1 कटा तो 0.2 आएगा। तो DH/DL की वैल्यू कितनी आ गई, 0.2 आ गई। K की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये क्या मजाक है, इसको मीटर पर डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर में मीटर होते हैं, और 10⁻⁻², तो 1.2 डिवाइडेड बाई 100, तो ये तो हो गया मीटर। मिनट को डे में चेंज करना पड़ेगा, तो 1 घंटा पहले मिनट को आवर में चेंज करेंगे, आवर को फिर डे में चेंज करेंगे। तो 1 मिनट में 1/60 आवर हो गए, और 1 आवर में 1/24 डे हो गए। तो ये सारा का सारा ऊपर चला जाएगा। तो 1.2 इंटू 60 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 100, ये मीटर पर डे में आ गया आपका। अब 1.2 ये कितना हो जाएगा, 1.2 ये 1 से 1 कटा, ये 3, ये 5, ठीक है। तो कर लो आराम से, सॉल्व हो जाएगा। इसमें DH/DL भी करेंगे तो 0.2 से और मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 1.2 इंटू 60 इंटू 0.2 इंटू 24/100, ये आपका Q की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और आपका इफेक्टिव पोरोसिटी कितना दे रखा है, 20, तो इसको 0.2 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.2 से 0.2 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है। ये आपका 5, ये आपका 12, तो 12 144, एक तो 14.4 हो गए, 14.4। तो इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके सारा सॉल्यूशन निकाल लो, है ना। सॉल्यूशन जो है वो कितना आएगा इसका भाई, सॉल्यूशन इसका आएगा 17 पॉइंट कुछ के आसपास, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा भाई सॉल्यूशन है ना। 17.18 के आसपास आएगा, 17 पॉइंट, ठीक है। तो देख लेना, 17.18 के आसपास इसका आंसर आएगा, ठीक है जी। तो लगभग ये आपका IIT JEM के पेपर का सॉल्यूशन है। और इस साल का जो IIT JEM का पेपर जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है जियो खान अकेडमी ऐप के ऊपर। सो अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने ये पेपर नहीं दिया है फिर भी देखने आगे कि चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करवा रहे हैं, तो अगर आपको इंटरेस्ट है जियो खान अकेडमी की टीचर्स पे थोड़ा बहुत ऐसा है कि हाँ भाई ठीक ठाक पढ़ा देते हैं, मज़ा आ जाता है, तो कोर्स ले सकते हो, है ना। यू कैन चेक ऑल द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड join the जियो खान अकेडमी टेलीग्राम चैनल for more info. Thank you so much for watching this video lecture and all the very best for your results. Hope to see you many of in IITs. चलो बाय, टाटा।